दोस्तों इस वीडियो में साइंस के 40 प्रश्न देखने वाले हैं। यह वीडियो मैथ साइंस वाले के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। देखिए 111 से ही साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है, इसीलिए यहाँ से देखेंगे। तो देखिए कहता है कि कोशिकाओं के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं। यह कथन क्या है? गलत है। ठीक है, यह कथन क्या है? गलत है। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 है कि न्यूक्लिक एसिड खाली स्थान है। न्यूक्लिक एसिड खाली स्थान है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हैं। इस प्रकार उन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 113। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113। अब देखिए 113 है कि इनमें से कौन सी स्थिति ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी उत्पाद की ऊर्जा सबस्ट्रेट की तुलना में अधिक है। ठीक है, उत्पाद की ऊर्जा सबस्ट्रेट की तुलना में क्या है? अधिक है। इस स्थिति में ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, क्योंकि यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है, इसीलिए 114 से ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ से है कि कोशिका के किस भाग में पानी जैसे पदार्थ घुले हुए और निलंबित अणुओं वाले होते हैं। तो 114 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है कि कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म पानी के समान एक तरल पदार्थ है। इसमें सभी अणु क्या होते हैं? निलंबित होते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोशिका की झिल्ली के अंदर सभी कण होते हैं। साइटोसोल साइटोप्लाज्मा का एक हिस्सा है जिसमें कोशिका केंद्रक को छोड़कर सभी अंगक होते हैं। ठीक है, अब चलिए 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। 115 है कि वाष्पोत्सर्जन और गुटेशन के कारण पौधे द्वारा नष्ट होने वाले पानी की मात्रा तो कितना होता है? तो 98%, यानी 98%। तो वाष्पोत्सर्जन और गुटेशन के कारण पौधे द्वारा नष्ट होने वाली पानी की मात्रा लगभग 98% है। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 116। क्वेश्चन नंबर 116 से देखेंगे। अब देखिए 116 है कि कवक किस प्रकार के जीव हैं। कवक किस प्रकार के जीव हैं? तो यह है सेफोफाइट्रस। ठीक है, तो याद रखना है कि कवक जो है आमतौर पर सेप्रोफाइट्रस होते हैं जो मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर निर्भर होते हैं। ठीक है, देखिए जानवर जो है वो विषमपोषी होते हैं, अर्थात वे पौधों से प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जो है भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 116 का क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी सेप्रोफाइटस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 है कि कोशिकीय शोषण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी ऊर्जा उत्सर्जन के लिए पदार्थों का विखंडन। तो याद रखना है कोशिकीय शोषण का तात्पर्य ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विखंडन होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है कि भोजन का शारीरिक मूल्य क्या है। भोजन का शारीरिक मूल्य क्या है? तो यह है 1 ग्राम भोजन के दहन ऊर्जा की वास्तविक मात्रा। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है भोजन का शारीरिक मूल्य जो है यह 1 ग्राम भोजन के दहन ऊर्जा की वास्तविक मात्रा। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 119 की हायोड हड्डी का आकार कैसा होता है। हायोड हड्डी का आकार कैसा होता है? तो ये जो है इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी यू आकार। तो हायोड हड्डी एक यू आकार की हड्डी है जो मुख गुहा के आधार पर स्थित
होती है। देखिए यह एक एकल हड्डी है और खोपड़ी की हड्डियों के साथ शामिल है। ठीक है, खोपड़ी में कुल कितने, तो कुल 29 हड्डी होते हैं। खोपड़ी में कुल 29 जो है हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। ठीक है, 120। अब क्वेश्चन नंबर 120 है 120 है कि भारतीय पुरुषों की प्रभावित करने वाला कैंसर का सबसे आम रूप निम्न में से कौन है? तो यह है मुंह और गले का कैंसर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो कैंसर का सबसे आम रूप से भारतीय पुरुषों को प्रभावित करता है वह मुंह और गले का कैंसर। दुनिया में मुंह और गले के कैंसर के 1/3 मामले भारत में। ठीक है, भारत में सभी प्रकार के कैंसरों में लगभग 30% मुंह या मुंह का कैंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121। कहता है कौन सा क्लासिकल डेंगू बुखार का लक्षण नहीं है? तो ये है ए ऑप्शन, यानी नाजुक रक्त वाहिकाएं क्लासिक डेंगू बुखार का लक्षण नहीं है, बल्कि यह डेंगू रक्तस्रावी बुखार का लक्षण है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी रक्त वाहिकाएं नाजुक हो जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122। तो देखिए 122 है कि आणविक सूत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आणविक सूत्र के संबंध में, तो देखिए इसका जो है ए ऑप्शन। तो आणविक सूत्र के संबंध में वास्तविक पूर्णांकित अनुपात सही है। ठीक है, क्या है, वास्तविक पूर्णांकित अनुपात, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123। तो देखिए 123 है कि ईथर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन, यानी ईथर कार्बनिक विलायक नहीं होते, ये क्या है, गलत है। तो ईथर के बारे में सत्य नहीं है कि यह कार्बनिक विलायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124। ठीक है, 124। उच्च घनत्व पॉलीथीन के पिघलने या नरम होने के तापमान की सीमा क्या है? तो उच्च घनत्व पॉलीथीन के पिघलने या नरम होने के तापमान की सीमा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी 125 से 135 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125। कहता है कि बर्तन धोने वाले तरल पदार्थ किसके उदाहरण हैं? तो देखिए इसका ए ऑप्शन, यानी गैर आयनिक डिटर्जेंट। बर्तन धोने वाले तरल पदार्थ गैर जो है आयनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, ये ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इन्हें स्टीयरिक एसिड के साथ पॉलीथीन ग्लाइकोल की प्रतिक्रिया से तैयार किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए 126। तो 126 है कि निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जा सकता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी एस्पार्टम। ठीक है, एस्पार्टम एक कृत्रिम मीठा करने वाला एजेंट है जो उच्च तापमान पर स्थिर होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 127। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो यह सेकेरीन, यानी सी ऑप्शन। तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है सेकेरीन, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए ऑक्सीडेंट स्वयं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को खराब होने से रोकता है और भोजन को ऑक्सीजन से बचाते हैं। सब्जी और फलों में प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128। क्या देखेंगे 128। देखिए 128 है कि निम्नलिखित में से किस में मनुष्यों का सीधे तौर पर इलाज नहीं किया जाता है? तो ये जो है ए ऑप्शन, यानी कीटाणुनाशक। तो कीटाणुनाशक से मनुष्यों को सीधे तौर पर इलाज नहीं किया जा सकता है। कीटनाशक शब्द का तात्पर्य उस रासायनिक पदार्थों या रासायनिक पदार्थ के मिश्रण से है जिनका उपयोग कीटों को नियंत्रित करने
भगाने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129 कहता है निम्नलिखित में से किस एंटी फर्टिलिटी दवा में एस्ट्रोजन डेरिवेटिव शामिल है। तो 129 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो याद रखना है कि नोवेस्ट्रोल एंटी फर्टिलिटी दवा में एस्ट्रोमन डेरिवेटिव शामिल है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 130। अब देखिए 130 नंबर जो क्वेश्चन है, 130 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 130 इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में क्या है, तो सत्य है। प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में क्या है, सत्य है। अल्फा कण अधिकतर होने की जो पत्री के माध्यम से शून्य विक्षेपण के साथ चलते हैं। ठीक है, और यह जो है एक छोटा सा अंश विक्षेपित होता है, 20,000 से 180 डिग्री भी घूमता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131। नेक्स्ट है कि ई का एल्युमिनियम खाली स्थान है, ई का एल्यूमिनियम खाली स्थान है। तो इसका बी ऑप्शन ये क्या है, गैलियम है। तो ई का एल्युमिनियम जो है एक गैलियम है। ठीक है, क्या है, गैलियम। ठीक है, इसी प्रकार ए का बोरोन क्या है, तो एस्केडियम है। ए का सिलिकॉन क्या है, तो जर्मेनियम है। और ए का मैग्नीज जो है टेक्नीशियम है। और ट्राई मैग्नीज जो है ये रेनियम है, रेनियम। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो 64 ग्राम अणु में 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन यानी O2 का अनुभार, O2 का अनुभार क्या होगा, तो 2 × 16 यानी कितना होगा, 32 ग्राम। कितना होगा, 32 ग्राम। ठीक है, और देखिए दिया गया भार कितना है, तो दिया गया भार है 64। ठीक है, दिया गया भार है 64। तो मूल बराबर क्या होता है, तो मूल बराबर होता है दिया गया भार बटा अनुभार। तो दिया गया भार है 64 और अनुभार कितना है, 32। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 मोल। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर किस प्रकार आवेश विकसित होगा। तो 133 का जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देख सकते हैं फिगर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 प्लस प्लस है, 134 जो है 134 कह रहा है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक धारा की सही परिभाषा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कौन सी जो है सही परिभाषा है 134। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है कि धारा को जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है। बी है कि वह धारा जो स्थिर रहती है। सी है धारा जो आयनों के प्रवाह से बनती है। और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यानी धारा जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब देखिए धारा बराबर क्यों होता है, धारा बराबर आई बराबर होता है क्यू बाई टी, यानी आवेश बाई समय। ठीक है, क्या होता है, आवेश बाई समय होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। गलत कथन निम्न में कौन है। तो देखिए ये सी ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी चुंबकीय तीव्रता और चुंबकत्व की तीव्रता समान है, यह कथन क्या है, गलत है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चुंबकीय तीव्रता जो है एक वेक्टर मात्रा है। ठीक है, याद रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 136 है कि क्या किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इकाई से कम हो सकता है।
तो देखिए 136 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी हाँ ये संभव है। तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के संबंध में अपवर्तनांक इकाई से कम हो सकता है। क्या होता है? कम हो सकता है, इसीलिए सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। एक माध्यम में प्रकाश की गति और निर्वात में प्रकाश की गति के अनुपात को उस माध्यम के अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है। चूंकि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए 137 का था सोडियम स्रोत से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 589 nm है। ठीक है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो इसकी तरंगदैर्घ्य होगी 443 nm। कितना होगा? 443 nm होगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दे दिया गया है। कितना? प्रकाश की तरंग जो है ये लाइट का तरंगदैर्घ्य दे दिया गया है 589। ठीक है, और जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? तो जल का अपवर्तनांक जो है यहाँ पे ले लेंगे, जल का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.33। ठीक है, 1.33। तो पानी में जो तरंगदैर्घ्य होगा ये क्या होगा? तो लेमडा बाई म्यू होगा। क्या होगा? लेमडा बाई म्यू, लेमडा बाई म्यू यानी 589 और नीचे में क्या होगा? म्यू कितना है? 1.33। तो इसको जो भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 443 न्यूटन एनएम, 443 एनएम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 443 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। 138 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र मोबाइल संचार प्रणाली में प्रसार को प्रभावित करता है? ठीक है, प्रसार को। तो इसका डी ऑप्शन यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए कि अधिक परावर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन तीन बुनियादी प्रसार तंत्र हैं जो मोबाइल संचार प्रणाली में प्रसार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसका ए डी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए 139 है कि 89 मेगा जूल को किसके रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए 89 मेगा, तो चूंकि एक मेगा जूल बराबर होता है, एक मेगा जूल बराबर होता है कितना होता है? तो ये होता है 10 पे 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, 10 पे 3 और 2 5 जीरो। ठीक है, यानी 10 पे 5 जीरो 10 लाख। अब देखिए तो कितना होगा? 10 लाख, और इसके बराबर होता है 8। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 89। ठीक है, 89 पे कितना जीरो? तो 89 पे 2। ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 2 6। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 140, यदि किसी वस्तु को उसकी ऊंचाई से 3 गुना ऊपर उठाया जाए और उच्चतम द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, स्थितिज तो क्या होगा? तो 140 देखिए, तो E1 PE1 बट्टा PE2 बराबर क्या होता है? तो mgh, और नीचे में होता है 3mg इंटू 3h। ठीक है, तो कितना होगा ऊपर में? ये कट जाएगा mgh, तो 1/9 यानी 1:9। तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 141। क्वेश्चन नंबर 141। 141 है कि परम शून्य क्या है? तो इसका जो है परम शून्य डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी परम शून्य यह वह तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस का दबाव शून्य होगा। ठीक है, और परम शून्य जो है वह न्यूनतम संभव तापमान है जहाँ किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा अनुपस्थित होती है। ठीक है, अनुपस्थित होती है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 142 है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यह जो है ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो उसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है
ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है कि दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं। शरीर को संतुलन में रहने के लिए बलों को खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन, यानी तो केवल जब बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो तो शरीर पर शुद्ध बल क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, तो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, तो दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं तो शरीर को संतुलन में रहने के लिए जो है क्या होगा, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। अब 144 कहता है कि जल निकायों में फॉस्फेट उर्वरकों को मिलाने से होता है। तो उर्वरकों के मिलाने से क्या होता है, तो शैवाल की बढ़ी हुई वृद्धि। क्या होता है, शैवाल की बढ़ी हुई वृद्धि। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है कि वायुमंडल की निचली परतों में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कौन सी सीमा प्रबल होती है। तो इसका सी ऑप्शन, यानी 300 nm से अधिक। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 146। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 है कि निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की दक्षता अधिकतम है। तो 146 का सी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147 कि माध्यम कठोर जल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर क्या है। तो सी ऑप्शन होगा, यानी कठोरता 50 से 100 ppm के बीच होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 148। क्वेश्चन नंबर 148 है कि एक कार के ड्राइवर को अचानक अपने सामने एक चौड़ी दीवार दिखाई देती है, उसे क्या करना चाहिए। तो इस तेज़ी से ब्रेक लगाना। तो ए ऑप्शन। ठीक है, तो एक कार के ड्राइवर को अचानक अपने सामने एक चौड़ी दीवार दिखाई देती है तो उसे तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है 149 है कि निम्नलिखित में से कौन गैसीय और कोणीय और कणीय दोनों प्रकार के संदूषकों को हटाता है। तो इसका ए ऑप्शन, यानी वेंचुरी स्क्रबर। ठीक है, वेंचुरी स्क्रबर गैसीय और कणीय दोनों प्रकार के संदूषकों को हटाता है। तो इसका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है कि प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या है। प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम जो है क्या है, तो पहले होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए, उसके बाद आरएनए, डीएनए आरएनए, उसके बाद होता है अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल यह है, अमीनो अम्ल, उसके बाद है प्रोटीन्स लास्ट में। तो ये इसका बी ऑप्शन, यानी डीएनए आरएनए अमीनो अम्ल और प्रोटीन। तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है डीएनए। ठीक है, डीएनए, उसके बाद होता है आरएनए, डीएनए आरएनए अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल, और लास्ट में होता है प्रोटीन्स। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।